बुलंद किए हुए इस समय साधुवाद का बात मैं पहले ही बता रहा था। चलना होगा, ये तकलीफ है, शब्दों के जाल में इसको न फंसाया जाए। जी वाजपेयी जी, शायद ये जो त्रिपाठी जी कह रहे हैं उससे हम और आप सब लोग सहमत कम से कम सैद्धांतिक तौर पे जरूर होंगे, पार्टी लाइन से ऊपर उठ के अगर हम बात करें तो। बिल्कुल निश्चित तौर पर सहमत हूं। और अभी लोकसभा में एक एम्स की स्थापना की घोषणा हुई थी उत्तर प्रदेश में, और वो उसमें थोड़ा बहुत प्रयास आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी का भी था, और लग रहा था कि वो एम्स गोरखपुर में स्थापित होगा, जिसमें इस महामारी के प्रति भी रिसर्च वर्क भी होगा और साथ साथ इलाज की व्यवस्थाओं के संसाधन भी बढ़ेंगे। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जो बात जिसकी चर्चा बहुत देर से आप लोग कर रहे हैं और हम लोग कर रहे हैं, वो एम्स वहां से हटकर रायबरेली चला गया। मेरा ये कहना है जहां आवश्यकता है वहां क्यों नहीं जाए। और मैंने तो अभी भी विधानसभा में एक सरकारी संकल्प रखा है कि प्रत्येक मंडलीय हेडक्वार्टर पर एम्स के स्तर का सरकार के संसाधनों से एक संस्थान बनने चाहिए। और मेरा अब इसमें सुझाव है, जिस प्रकार इसमें पोलियो के लिए रोटरी अलायंस का सहयोग लिया गया, ठीक है, ये जिन जिलों में इस प्रकार की महामारी बहुत प्रमुखता से है, वहां पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के रूप में इस अभियान को, ठीक है, हम अभियान के रूप में हमको लेना चाहिए। इसके बचाव के जो टीके हैं उनका गांव-गांव में उसका को उपलब्धता करा के, ठीक है, उनको लगाना चाहिए। ठीक है, और फिर भी यदि कोई बच्चा इस रोग से प्रभावित हो जाता है तो उस बच्चे के इलाज की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। और मेरा सुझाव है कि एनआरएचएम के आए हुए पैसे का एक बहुत बड़ा भाग पूर्वी उत्तर प्रदेश के उन जिलों पर खर्च किया जाए, और गांव की प्राइमरी हेल्थ सेंटर और सीएचसी पर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर स्तर पर भी इस व्यवस्था को दिया जाना चाहिए। वाजपेयी जी, अमिताभ जी एक ब्रेक लेना पड़ेगा, मजबूरी है, टीवी की मजबूरी है, ब्रेक लेना जरूरी है। अभी मेरे सहयोगी ने बताया कि साहब इस कार्यक्रम में आप एक ब्रेक लेते थे, लेकिन अभी एक ब्रेक और लेना पड़ेगा आज के लिए, वरना मैं राजू जी के पास जाना चाह रहा था कुछ सवाल के लिए, लेकिन एक ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक के उस पार अमिताभ जी और राजू जी को इस चर्चा में इस चर्चा को और आगे लेकर जाएंगे। और राजेश त्रिपाठी जी, आपका बहुत धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए। ब्रेक तुरंत लौट के आते हैं। मार गरीबी की, अब बीमारी से बेहाल, सोई रही सरकारें, मर रहे नौनिहाल, बीमार बेहाल नौनिहाल। जब आर्थिक तंगी से छटपटा रहा था सूबे का बेरोजगार, तब सहारा देने आगे आई उत्तराखंड सरकार। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर बेरोजगारों को दिया उपहार। मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने युवाओं की राहें की रोशन, रोजगार सह कौशल विकास भत्ता का किया ऐलान। युवाओं के प्रति विशेष हमारी सरकार का ध्यान दिया और हमने निर्णय लिया कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। 25 से 35 साल के शिक्षित बेरोजगारों पर सरकार ने की खुशियों की बौछार। सरकार की इस योजना से बेरोजगारों की आई जान में जान, मुरझाए चेहरों पर छाई एक मीठी सी मुस्कान। आज ये पहली बार 12 साल में हुआ है, इसको पाकर तो वाकई में बहुत अच्छा महसूस हुआ। रोजगार भत्ते के लिए आवेदन की प्रक्रिया भी है बेहद आसान। अपने सेवा योजन कार्यालय में आवेदन पत्र भरकर जमा कराएं और नजदीकी राष्ट्रीय या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में बचत खाता खुलवाएं। आज ही अपने नजदीकी श्रम सेवा योजन कार्यालय में आएं, अपना पंजीकरण कराएं और बेरोजगारी भत्ता पाएं। पता है, इस बार 60,000 बेरोजगार लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा। आइए इस योजना का लाभ उठाएं। उत्तराखंड सरकार आपके साथ हर बार, जो कहा है वो निभाया है, जो कहेंगे वो निभाएंगे। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय का मार गरीबी की, अब बीमारी से बेहाल, सोई रही सरकारें, मर रहे नौनिहाल, बीमार बेहाल नौनिहाल। चलिए, तो हम अपनी चर्चा के आखिरी पड़ाव में आ चुके हैं। गोविंद पंत राजू जी, मैं सीधे आपके पास आना चाहूंगा। जो एम्स पूर्वांचल के लिए कहा गया कि साहब, या यूपी में कहा गया कि बनेगा कहीं पर, पूर्वांचल को इसकी ज्यादा जरूरत थी,
रायबरेली शिफ्ट कर दिया गया, ये वाजपेयी जी ने कहा ब्रेक से पहले। मुझे समझ नहीं आता कि जहां पर जरूरत है वहां पर राजनेताओं को ऐसे अस्पताल देने में दिक्कत क्या है। क्या होता है कि ये भाई आप देख रहे हो कि साहब 50,000 बच्चों ने दम तोड़ दिया, आप देख रहे हो कि साहब पूर्वांचल में राजनीतिक तौर पे इतनी बड़ी बड़ी शख्सियतें सामने आई, लेकिन उसके बावजूद ये विरोधाभास क्यों राजू जी? नहीं, मुझे लगता है बात फिर वही है कि जो लोग इस बीमारी से प्रभावित होने वाले लोग हैं वो समाज के अलग अलग वर्गों में बिखरे हुए लोग हैं और बहुत समाज के गरीब तबके के लोग हैं। हाँ। वो कहीं एक वोट बैंक नहीं बनते। हाँ। अगर वो सब किसी एक जाति समूह, एक धार्मिक समूह या एक किसी वर्ग विशेष से जुड़े लोग होते तो शायद एक वोट बैंक होते और तब शायद उनकी बीमारी के बारे में राजनीतिक तरीके से, वोट बैंक की तरीके से सोचा जाता। वही नजरिया जिस नजरिए से एम्स जो है वो रायबरेली जाता है, क्योंकि वो एक बड़े राजनेता का अपना इलाका है। जो बिल्कुल लखनऊ में जो एसजीपीजीआई है उससे इतनी कम दूरी पर रायबरेली है कि वहां के मरीज को अगर कोई असुविधा होती है तो उसके लिए राहत कम से कम 60-70 किलोमीटर की दूरी पर एसजीपीजीआई में उपलब्ध है। हाँ। लेकिन पूर्वांचल में गोरखपुर में 50,000 से ज्यादा लोग मर जाते हैं और एक बीमारी के लिए कोई एक उसकी मूलभूत जो जरूरतें हैं उस पर भी बात नहीं होती है। सोनिया गांधी 2005 में आई थी, बहुत उग्र उन्होंने उस वक्त भाषण दिया था, लेकिन हुआ क्या? हुआ आज भी कुछ नहीं। और जब सरकारें इस मामले पर चुनाव में वादे करती हैं तो बड़े बड़े वादे करती हैं। हाँ। पिछली बार गोरखपुर के लोगों ने 2012 के विधानसभा चुनाव में वहां के डॉक्टर्स ने इस मुद्दे को एक चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश की थी। हाँ। इस बीमारी के इलाज से जुड़े कुछ डॉक्टर्स ने वहां पर बाकायदा पोस्टर जारी किए थे, पर्चे जारी किए थे और लोगों से कहा था कि आपसे वोट मांगने वाले लोगों से ये सवाल पूछिए कि वो उन्होंने आज तक इस बीमारी के लिए क्या किया और वो आगे क्या करेंगे। हाँ। लेकिन बात फिर वही हुई राजनीतिक तौर पर, क्योंकि वो लोग जो प्रभावित होने वाले लोग हैं वो एक यूनिट नहीं है, वो एक इकाई नहीं है, इसलिए उनकी आवाज बड़ी आवाज नहीं बन सकी। हाँ। और वो बात फिर उसी तरह से दबी रह गई। और इस मामले में जो सबसे बड़ा दुखद पहलू है, हाँ। जो मर गए उनकी बात तो हम कर रहे हैं। हाँ। उन पर अभी यहाँ दुख भी व्यक्त किया गया, लेकिन जो लोग इस बीमारी से किसी तरह जिंदा बच भी जाते हैं, हाँ। उनमें 30% लोग ऐसे होते हैं जो पूरी जिंदगी अपने आप एक तरह से वो जिंदा ना होने के बराबर होते हैं और वो दूसरे लोगों पर निर्भर होते हैं। हाँ। उनके पुनर्वास के बारे में आज तक क्या हुआ? किसी ने सोचा? मुझे लगता है आज तक उस बारे में सोचा ही नहीं गया। हाँ। नई सरकार ने आज जो अपना अनुपूरक बजट उत्तर प्रदेश में रखा है उसमें 5 करोड़ रुपए इस मद के लिए रखे गए हैं, जो ये कहा जा रहा है कि जो मृतक हैं, जो लोग मर गए हैं और जो लोग इससे प्रभावित लोग हैं उनके इलाज में उससे मदद दी जाएगी। तो इस तरह का नजरिया मुझे लगता है इस बीमारी का समाधान नहीं हो सकता। हाँ। वाजपेयी जी, बहुत संक्षेप में आपकी आखिरी टिप्पणी। वाजपेयी जी, हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अमिताभ जी, आप संपादक की टिप्पणी। देखिए, मैं कहूंगा कि भूख, गरीबी, बाढ़, सूखा हाँ। और अपराध, हाँ। इनके लिए पूरब लंबे समय से जाना जाता था। हाँ। वहां खेत में गेहूं, बाजरा, ज्वार, मक्का कम, बारूद ज्यादा उगती थी, जाना जाता रहा। उत्तर प्रदेश में जो गैंगवार्स का सिलसिला शुरू हुआ वो पूरब से ही शुरू हुआ, लेकिन ये एक नई त्रासदी जिसने पूरब को जकड़ लिया पिछले 3-3.5 दशकों में। और ये उन सारी त्रासदियों पर भारी है त्रासदी। गरीबी से आदमी लड़ लेता है, भाग्य के चक्र को पलटने की कोशिश करता है, लेकिन जब उस परिवार, माता पिता के बारे में सोचिए जिसके एक एक करके बच्चे काल के गाल में समा जाए और वो असहाय खड़ा देखता रहे, ये बड़ा सवाल है। इस सवाल को जब तक हम एड्रेस नहीं करेंगे, और जितनी भी पार्टियां हैं, अगर आप दोष दें कि भाई ब्यूरोक्रेटिक सेटअप ठीक नहीं है, तो मैं पलट के सवाल करूंगा राजनेताओं से कि ब्यूरोक्रेटिक सेटअप ठीक हो, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? क्या इसकी जिम्मेदारी किसी आम आदमी के सिर है? भाई, जो हुकूमत में है, जो राज कर रहे हैं, उन्हीं के ऊपर ही जिम्मेदारी आएगी कि सीएमओ काम करे, डॉक्टर काम करे, कलेक्टर काम करे, कप्तान काम करे। ठीक बात है। अजीब हाल है। जिन बीमारियों में मल्टीनेशनल कंपनियों की रुचि रही वहां और विदेशी फंड की आवक रही, उन बीमारियों पर तो सरकारों ने दुंदुभी बजा दी। हाँ, हाँ। उन बीमारियों का क्वांटम इतना बड़ा नहीं था, लेकिन इस बीमारी को
अनाथ बच्चे की तरह छोड़ दिया कि मरिए लड़िए, कुशीनगर, पडरौना, गोरखपुर के अल्प शिक्षित अशिक्षित पैरामेडिकल स्टाफ आपकी जिंदगी को बचा ले जाए तो आपकी किस्मत, और मर जाए तो आपकी किस्मत। सरकारों का जो वो है लक्ष्य, जो उनका इंटेंशन है अतुल, सबसे ज्यादा शर्मनाक ये है कि हम आदमी के इलाज में रुचि नहीं रख रहे, हम उसके लिए 6 कुंटल लकड़ी की व्यवस्था के लिए पैसा सैंक्शन कर रहे हैं। ये तरीका है सरकारों का। बच्चे बचे कैसे, इसकी चिंता कम, बोले मर गए ठीक है 15,000 रुपए हर मरने वाले को दे दो। ये तरीका नहीं होना चाहिए कल्याणकारी राज्य में। ठीक बात है। और 34 बरस बीत गए, पूर्वांचल अपने कंधों पर लाश ढो रहा है, इसलिए कोई तर्क मुझे और पूर्वांचल की जनता को स्वीकार्य नहीं होगा, कोई सफाई स्वीकार्य नहीं होगी। कुछ ऐसे अपराध, अंत में कहूंगा बहुत अदब के साथ राजनीतिक बिरादरी से, कुछ ऐसे अपराध किए होंगे फिर जिनकी क्षमा नहीं मिलती, तितली के पर नोचे होंगे, हिरणों के द्रग फोड़े होंगे। ये वैसा अपराध है पूर्वांचल के साथ। पूरी की पूरी नस्ल जो है वो जनसंहार जैसी स्थिति वहां निर्मित हो गई, और हर साल माता पिता अपने बच्चों को मरने के लिए, देखने के लिए अभिशप्त है। और हम कहते हैं कि हम लोकतांत्रिक समाजवादी लोकतांत्रिक संसदीय जनजीवन में है, जहां जनता शासक है और जो हुक्मरान है वो सेवक है। ठीक बात है। ऐसी सेवकाई से दूर से प्रणाम। अगर ये सेवक है तो फिर बड़ा विषय, फिर समझ नहीं आता कि किन शब्दों में मैं पूरब का दुख बयान करूं। जिन लोगों ने पूरब देखा है घूमकर, अतुल आपकी ससुराल वहीं है जी, गोविंद जी ने बहुत लंबा अरसा उत्तर प्रदेश की पत्रकारिता में बिताया। पूरे प्रदेश में लक्ष्मीकांत जी घूमते हैं, सीने पर हाथ रख के बताइए वो गरीब आदमी किससे गुहार करे जाके। उसकी कब्र बन जाती है बीआरडी मेडिकल कॉलेज का गलियारा, उसको बेड तक नसीब नहीं होता है। वाजपेयी जी, बेड तक नसीब नहीं होता है। ये है आज का उत्तर प्रदेश, आज 2012 का उत्तर प्रदेश। और वाजपेयी जी मैं बता दूं आपको कि इसीलिए मैं अपने बच्चों को गोरखपुर उनके नाना नानी के यहां भेजने में भी डरता हूं, लेकर जाने से कतराता हूं। श्रीमती जी कहती हैं कि साहब जाइए, मैं कतराता हूं, डर लगता है अपने बच्चों को लेकर कि साहब वहां पे तो अंधेर गर्दी हो रही है। अभी मैं अमिताभ जी से ब्रेक में पूछ रहा था कि साहब कौन सा मौसम ऐसा होता है जब ये बीमारी ज्यादा चरम पे नहीं होती, तो अमिताभ जी ने बताया, तो मुझे लगा कि ठीक है जाया जा सकता है। समझ रहे हैं आप, ये एक परसेप्शन है, ये एक मानसिकता है, ये भय है जिसको हम पत्रकार तो दिखा रहे हैं, लेकिन राजनेताओं को, उनको जो सिस्टम को चलाते हैं, सिस्टम को बनाते हैं, सिस्टम को खड़ा करते हैं, उस सिस्टम में जब छेद होते हैं तो बनाने वालों की जिम्मेदारी, चलाने वालों की जिम्मेदारी, और नेताओं को अपनी जिम्मेदारी, जवाबदेही स्वीकार करनी चाहिए। यह हमारा आज का संपादकीय पक्ष। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वाजपेयी जी, गोविंद जी बहुत धन्यवाद आपका, अमिताभ जी बहुत शुक्रिया आपका, दर्शकों का बहुत शुक्रिया इस खबर को देखने के लिए, इस विशेष प्रस्तुति में जुड़ने के लिए। लेकिन इतने भर से काम नहीं चलेगा, आह्वान करना होगा तब तक का जब तक कि इस बीमारी से पूर्वांचल को आजादी ना मिल जाए। नमस्कार। उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय का प्रदेश में तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय योगदान रहा है। विश्वविद्यालय के प्रांगण से बाहर निकलकर कई छात्र छात्राओं ने अपनी प्रतिभा का लोहा देश विदेश में मनवाया है। इंजीनियरिंग, प्रबंधन और प्रोफेशनल कोर्स को संचालित कर रहा तकनीकी विश्वविद्यालय नित नए सोपानों को तय कर रहा है। 2005 से लेकर अब तक विश्वविद्यालय से सैकड़ों छात्र छात्राओं ने उपाधि हासिल कर अपने करियर को नई उड़ान दी है। एक बार फिर विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर चुके छात्र छात्राओं के लिए ऐतिहासिक दिन आ रहा है। उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय अपना चौथा दीक्षांत समारोह आयोजित कर रहा है। विश्वविद्यालय से संबद्ध तकनीकी संस्थानों के 6,500 छात्र छात्राओं को दीक्षांत समारोह में उपाधि दी जाएगी। इस मौके पर 21 मेधावी छात्र छात्राएं गोल्ड मेडल से सम्मानित किए जाएंगे। वन अनुसंधान संस्थान के दीक्षांत हॉल में होने वाले इस समारोह में कुलाधिपति डॉक्टर अजीज कुरैशी और मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा की गौरवमयी उपस्थिति रहेगी। कुलपति प्रोफेसर
दुर्ग सिंह चौहान और प्रमुख सचिव तकनीकी शिक्षा राकेश शर्मा भी उपस्थित रहेंगे। और 2006 से यहाँ से सत्र प्रारंभ हुआ था। हमने 2009 से कन्वोकेशन शुरू करा दिए हैं। चौथा कन्वोकेशन है। 4 जो सत्र हैं उन्हीं के साथ